So, good morning, all of you. In this another session on sales management, a previous lecture में we have discussed about the basic concept, the definition and evolution of sales management functions. आज हम बात करेंगे about objectives of the various sales management positions. So, first of all, we need to understand what are the various basic sales management positions which are there in any sales organization. So as we have already studied in the traditional management that generally there are three levels of management over there. Similarly in sales organizations also, if we look at various sales management positions, then there is one is a strategic or top level of sales management position. These include पोस्ट सच एज प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल सेल्स हेड, इस तरह के डेजिग्नेशन आते हैं यहाँ पर। और इनका काम बेसिकली है लॉन्ग टर्म सेल्स प्लान करना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना, स्वॉट एनालिसिस करना, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, और फिर ये देखना कि परफॉर्मेंस जो हमने यहाँ पर अपने लिए एक एज्यूम करी है, प्रेडिक्ट करी है, क्या वो हम एक्चुअल में आर वी एबल टू अचीव दैट और नॉट। तो बेसिकली कंट्रोलिंग का भी काम रहता है। नेक्स्ट लेवल जो सेल्स मैनेजमेंट पोजीशंस हैं, दे आर बेसिकली टैक्टिकल, जिनको हम मिडिल लेवल पोजीशंस भी बोलते हैं। इसमें पोस्ट जो आती हैं उनका नाम कुछ इस तरीके से होते हैं डेजिग्नेशन, जैसे कि आरएस, रीजनल सेल्स हेड और जोनल सेल्स मैनेजर। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन को मैनेज करते हैं और जो भी स्ट्रेटेजीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिवाइस करी होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट ये देखते हैं ब्रॉडर लेवल पर। एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशनल और फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्स मैनेजमेंट पोजीशन। इनमें आती हैं पोस्ट जैसे कि ब्रांच मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर वगैरह। इनका काम बेसिकली है टू अचीव द सेल्स गोल्स, सुपरवाइजिंग सेल्स फोर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स विच आर क्रिएटेड बाय द मिडिल और द टेक्टिकल सेल्स मैनेजमेंट पोजीशंस। तो ये बेसिकली वो पोजीशंस हैं जिनके ऑब्जेक्टिव्स हम आगे पढ़ेंगे। सो इफ यू लुक एट द सेल्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था सेल्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। और उन्होंने ये बोला था कि ट्रेडिशनली जो डेफिनेशन थी वो यही बोलती थी कि सेल्स मैनेजमेंट को सिनोनिमस रखा गया था किससे, कि खाली सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट करना है किसका, सेल्स फोर्स का, यानी कि आपको सेल्स टीम को गाइड करना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, यही होता था सेल्स मैनेजमेंट, राइट। मगर उसी स्लाइड में प्रीवियस सेशन में हमने ये भी देखी बात और यहाँ पर कंक्लूड करा बल्कि कि आजकल जो मॉडर्न सेल्स मैनेजर हैं उनके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बजाय सिर्फ सेल्स फोर्स को या सेल्समैन को मैनेज करने के, ठीक है। तो मूविंग अहेड, सेल्स मैनेजमेंट अगर हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज खाली सेल्समैन का ही उनको मैनेजमेंट नहीं करना है, यानी कि खाली सेलिंग एक्टिविटी पे फोकस नहीं है, बल्कि अब तो आजकल उनको फर्स्ट इज मैनेजिंग द वेरियस डाइवर्सिटी इन द वर्कफोर्स। जो सेल्स फोर्स है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आएंगे सेल्स के लिए, उनको मैनेज करना है। प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो इनको भी बिल्ड करना जरूरी है। सेल्स के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये काम भी सेल्स मैनेजमेंट के पास है, इसको बिल्ड करना। प्लस कस्टमर के पास जो रिप्रेजेंटेशन है कंपनी का, या कस्टमर के पास जो आप कस्टमर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट रहता है। तो क्योंकि वो एक की कांटेक्ट रखते हैं कस्टमर्स के साथ, तो इसलिए फीडबैक कस्टमर का क्या है या उनके तरफ से क्या जनरल रेस्पॉन्स है कस्टमर्स का, वो सारी चीजें भी सेल्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अब आ चुकी हैं। उसके अलावा एक टर्म हमने देखा था प्रीवियस सेशन में भी देखा, मार्केटिंग को लेकर जितनी भी एक्टिविटीज होती थी उनको भी अब सेल्स मैनेजमेंट के अंदर काफी हद तक इंक्लूड कर दिया गया। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, जो पहले एक्सक्लूसिवली किसका मार्केटिंग का एक फंक्शन था, वो सेल्स के अंदर भी इंक्लूड किया जाने लगा। सेल्स प्रमोशन, हमें किस तरीके से सेल्स को प्रमोट करना है, वो अब यहाँ पर आ गया। प्लस इवन मार्केटिंग रिसर्च भी सेल्स मैनेजमेंट का के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एक पार्ट इंक्लूड किया गया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स विच आर बीइंग सोल्ड, वो भी सेल्स मैनेजमेंट का उसके अंदर एक जो एक से आता है। प्रोडक्ट की मर्केंडाइजिंग अगेन इसी का पार्ट हो गया, प्लस प्राइसिंग। ऑब्वियसली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल्स को इफेक्ट करती हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं
एट प्रेजेंट। तो ये सारे जो फील्ड्स हैं ये भी इसके अंदर अब इंक्लूड किए जाने लगे, जो पहले नहीं थे। पहले ये मार्केटिंग के अंदर ही कंसिडर करे जाते थे। अगर हम ग्राउंड पर बेसिक की बात करें, बेसिक जनरल ऑब्जेक्टिव्स किसके, सेल्स मैनेजमेंट के, और उनको जॉट डाउन करें या फिर नैरो करके बिल्कुल एक क्रक्स देखें, तो सबसे पहला ऑब्वियसली सेल्स मैनेजमेंट का काम है इंक्रीजिंग दी सेल्स वॉल्यूम, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाना। दूसरा, कंट्रीब्यूट करना किस चीज में, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी सेल्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक रोल है। प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये 3 बेसिक जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्स मैनेजमेंट की अगर बात करें। उसके अलावा इन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। एज वी ऑल नो, क्वांटिटेटिव इज समथिंग विच इज इजीली मेजरेबल बाय क्वांटिटी, नंबर्स के फॉर्म में, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली क्वालिटेटिव की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटीज के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जैसे कि समथिंग इज ऑफ गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी। तो सेल्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी इन 2 तरीकों से we can classify further for the ease of understanding। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स की, अगेन जो कि मेजरेबल हैं, तो कितना मार्केट शेयर आपने रिटेन कर रखा है लास्ट ईयर से, या कितना नया मार्केट शेयर आपने कैप्चर करा, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव में आएगा। प्लस सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट करा गया, ये भी इजीली मेजरेबल है लुकिंग एट द बुक ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद कितने न्यू कस्टमर आपने अपने साथ जोड़े, इट इज अगेन अ क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज, क्योंकि ये सारी चीजें करने में आपको कुछ खर्चा भी आएगा, पर्सनल जो आपके सेल्स मैन हैं उनके ऊपर आपको एक्सपेंसेस, सेल्स टीम के ऊपर खर्चा होगा, तो वो भी एक लिमिट के अंदर रहकर करना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो जाएं कि प्रॉफिट के ऊपर चले जाएं वो। सो मीनिंग दैट बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए एक सेल्स टीम को। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नंबर में तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, मगर इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ओवरऑल सेल्स टीम की क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग का जो प्रोसेस है, ये आपके सामने जो 7 स्टेप्स आए हुए हैं सेलिंग के, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे इन द सब्सिक्वेंट सेशंस। तो यहाँ पर ये अगर एक अच्छी क्वालिटी की सेल्स टीम की अगर बात करें, या क्वालिटी ऑफ सेल्स की बात करें, तो द सेल्स टीम मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग राइट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग टू द फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। पूरे टाइम उनको उस कस्टमर के साथ इन्वॉल्व रहना जरूरी है, तो ये गुड क्वालिटी का सेल्स मैनेजमेंट माना जाएगा। प्लस एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को भूलना नहीं है। वी शुड नॉट, इस फाइटिंग में कि नया कस्टमर हमें ऐड करना है, वी शुड नॉट फॉरगेट about the past customers जो हमारे already existing customers हैं, because as the 80-20 rule says that 80% of your revenues come from 20% of your loyal customers। अगर आप उन्हीं को भूल जाएंगे तो आगे ग्रोथ बहुत मुश्किल होगी। नए कस्टमर बनाना is equally important, but it is also again important not to forget the customer which are already with you, right? अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव टर्म्स में, तो कस्टमर का कोऑपरेशन आपको मांगना है और उसको मेंटेन करना है, चाहे वो मीटिंग करके कस्टमर के साथ आपको ये चीज करें, या फिर कुछ फॉलो अप, जो मीटिंग में कुछ चीज निकल कर आई उस पर फॉलो अप हो, या फिर इफ एनीथिंग दैट डिमांड्स एक्शन that needs to be taken, right? तो वो भी कस्टमर कोऑपरेशन के अंदर आपको ये जरूरी चीज करनी पड़ेगी। लास्ट इज टू असिस्ट बिजनेस पार्टनर। अगर आप अपनी सेल कर रहे हैं, जैसे जनरली कंपनीज करती हैं थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ये नहीं है कि बस हमारा काम इतना है कि प्राइमरी सेल हो गई, मतलब कि हमारे गोडाउन से स्टॉक उठकर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ चला गया, उसके बाद वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ वो माल एक्सपायर हो रहा है, सेल नहीं हो रहा, उसके पैसे ब्लॉक हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म वाइज आप कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, बिकॉज अगर डिस्ट्रीब्यूटर के एंड से वो प्रोडक्ट आगे सेल नहीं होगा तो वो आपसे भी रीऑर्डरिंग नहीं करेगा। सो अगेन दैट इज अ लॉस फॉर यू। दैट मींस सेकेंडरी सेल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी सेल फ्रॉम योर कंपनीज गोडाउन। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर को भी असिस्ट करना है किस चीज में, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। मूविंग अहेड, अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है आइदर टू द डिस्ट्रीब्यूटर और टू योर एनी अदर बिजनेस पार्टनर, उसके लिए भी सेल्स टीम को रेडी रहना पड़ेगा इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये बहुत जरूरी चीज है। प्लस अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन को, सेल्स टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, राइट? बिकॉज उससे अल्टीमेटली क्या होगा, सेल्स वो करेंगे मगर सेकेंडरी सेल, मगर आपकी भी तो प्राइमरी सेल बढ़ेगी। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मिडलमैन सेल्स पर्सनल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव ओवर हियर। मूविंग अहेड, एक और चीज है जो इनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती है, एंड आई थिंक वी शुड इंक्लूड इट ओवर हियर, इज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ 5M।
ये कुछ 5 M हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उनमें अगर ग्रोथ जो होती है, ये भी सेल्स टीम का ही एक सेल्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, उनके एक ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ 5M। नाउ व्हाट आर दीज 5Ms? इफ यू लुक एट ग्रोथ, देन ग्रोथ कैन बी आइदर इन टर्म्स ऑफ मेन, मनी, मटीरियल, मशीन और मेथड। तो ये 5 M हो गए जो अगर ग्रो करेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, और सेल्स मैनेजमेंट को इनके अंदर कंट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले बात करें अगर हम ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मेन, तो जो हमारे मेन से मतलब है सेल्स टीम, तो उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना सेल्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करना टू अचीव बेटर टारगेट्स, प्लस उनको इंसेंटिव्स या बोनस प्रोवाइड करना, और इनके अलावा सर्टेन अदर फ्रिंज बेनिफिट्स भी हमें उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फ्रिंज बेनिफिट्स माइट बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस, और यू कैन से फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ऑफ डेज, राइट, वर्क टाइमिंग्स। ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको अपनी सेल्स टीम को देने हैं, और ये काम सेल्स मैनेजमेंट वाले ही करते हैं, उनका ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है, सो दैट कीप देयर टीम, सेल्स टीम हाईली मोटिवेटेड। तो ये तो हो गया ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मैन, मैन मींस मैन पावर। आगे देखते हैं ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हमें यहाँ पर क्या फोकस है? रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तभी तो पैसे बढ़ेंगे। अब रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है तो सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। सेल्स कैसे बढ़ेगी? सेलिंग मोर देन बिफोर। जो आप पहले माल बेच रहे थे उससे ज्यादा सेल करिए। अब देखिए, आप किसी पर्टिकुलर डेमोग्राफिक एरिया में, ज्योग्राफिक एरिया में अगर अपने गुड्स बेच रहे हैं, अब सवाल ये उठ जाएगा, क्योंकि आपको सेल बढ़ानी है और रेवेन्यू बढ़ाना है, तो अब आपको अपना सेल्स का होराइजन भी बढ़ाना पड़ेगा। पहले की तरह लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में रहकर सेल्स करेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस आर कि आप वहां पर किस हद तक सेल्स बढ़ा पाएंगे। देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट टू दैट, सो वी नीड टू फाइंड अदर एवेन्यूज, अदर होराइजन्स वेयर वी कैन एक्सटेंड आवर सेल्स। तो ही बनी जाएगी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी। ये भी सेल्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। अगर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग को एज एक एक्टिविटी देखें तो उसके अंदर 3 स्टेप आ जाएंगे: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट यानी कि इनपुट में हम जो रॉ मटेरियल डालेंगे वही वो रॉ मटेरियल है जो एज इनपुट काम करेगा, और प्रोसेस के अंदर उसको हम ऐड करेंगे। प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इसका जो आउटकम होगा, जो इनपुट हमने इसके अंदर डाला प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन का जो आउटपुट हुआ वही बनेगा हमारा फिनिश्ड गुड। तो जाहिर सी बात है, आप लोग खुद समझ सकते हैं, जितनी गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे उस प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उतनी ही गुड क्वालिटी का हमारे पास finished goods available होगा. That means that if we want to grow in terms of material, then we need to essentially use good quality of raw material to achieve this target. तो ये हो गया growth in terms of material. Next is growth in terms of machinery. Machinery का जहां पर भी यूज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीन बेसिकली है क्या? वो एक इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए काम आ रहे हैं. मशीन इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेक्स अ प्रोडक्ट. तो यानी कि बहुत जाहिर सी बात है, अगर आप आउटडेटेड मशीनरी यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को के प्रोडक्शन में, तो चांसेस आर कि आपका प्रोडक्ट जो है वो भी आउटडेटेड ही रहेगा. ठीक है. सो वी नीड टू बी अपग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ मशीनरी एज वेल. ये भी हमारा एक सेल्स मैनेजमेंट का एक पार्ट हो गया है. प्लस ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मेथड. मेथड यानी कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन का मेथड हो, न्यू आइडिया जनरेशन का मेथड हो, उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने का मेथड हो, शेड्यूलिंग कैसे करनी है आपको अपने प्लानिंग की, अपने एक्टिविटीज की, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइनेंस को कैसे आपको हैंडल करना है, अपने स्टाफ को कैसे एजुकेट करना है, ये सारी चीजें, क्योंकि इन सब कुछ चीजों को करने के लिए भी आपको लेटेस्ट मेथोडोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट मेथड्स का यूज करना एसेंशियल है टू बी एबल टू कम्पीट विद द मार्केट. तो ये कैसे पता चलेगा? ये भी सेल्स मैनेजमेंट का ही एक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, क्योंकि सेल्स टीम जाके मार्केट में लोगों से मिल रही है, कस्टमर्स से मिल रही है, तो दे आर अवेयर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स methodology which is being used. They are aware of the current marketing trends, तो इसलिए वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव्स आज यहाँ पर स्टडी करे सेल्स मैनेजमेंट पोजीशंस के. आगे वाले आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव के रिलेशन विद अदर पार्टीज, उनके फंक्शंस के बारे में. सो टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आउट फॉर मोर वीडियोज ओवर हियर. Thank you so much. It's me, Abhin Sharma, signing off. Thank you. Stay safe. Stay blessed. Bye bye.